माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। परोपकार के इस मंच के जो सदस्य सेम जैकेट में बैठे हुए हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। इससे जाहिर होता है आपकी कार्यकारिणी में एक के कपड़े की दुकान है और उसी ने आइडिया दिया होगा कि ड्रेस कोड होना चाहिए। हाँ, 600 रुपये में किसने मंगवाई? कवियों के लिए देशभक्त 600 की जैकेट मांग रहे हो, बहुत बढ़िया। बहुत देर से मैं भी सुन रहा हूँ। सत्यन जी, ये जो कवि लोग हैं इनसे बस मुझे एक ही आपत्ति है, कविता तो जितनी सुनाते हैं उतनी सुनाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से तालियां मांगते हैं। ऐसे ताली बजाओ और वैसे ताली बजाओ और तालियों का पहाड़ खड़ा कर दो। तुम्हारे बाप का राज है क्या? ये क्या कोई ताली बजाने वाले हैं? नहीं सही। मंगल भाई, राज भाई बताइए आप। एक तो इतनी लंबी कविता, अंत तक मैं शहीद होने वाला था। भाई जब एक लाइन में बात हो सकती है तो 350 लाइन, 18 बार अंतिम पंक्तियां आई। जयवंती बहन ने पीछे से कहा कि मैं फूलों का गुलदस्ता देना चाहती हूं। मैंने कहा वही रुक जाना, नहीं तो 2 कविताएं और सुना देंगे। भाई कवि भावावेश में आ जाता है। मेरे तो बहुत बड़े भाई हैं, मैं इनको बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कहते हैं कि देखो यहाँ सारे अग्रवाल, जैन, ओसवाल बैठे, वहां पे आप तलवार निकाल रहे हो। और मोदी जी देखिए बहुत समझदार आदमी है, क्यों युद्ध करो? अपना गोला बारूद फालतू है क्या? जब अगला देश बर्बाद होने के लिए आत्मसमर्थ है, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता है क्या? हम हिंदुस्तानी लोग अपना सॉल्यूशन कैसे हम वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। मान लीजिए अमेरिका में किसी के घर पे लाइट चली जाए तो वो क्या करता है? पावर हाउस में फोन करता है। जापान में लाइट चली जाए तो वो अपना फ्यूज देखता है। हिंदुस्तान में जाए तो घर के बाहर आता है, पड़ोस में देखता है इसकी भी गई, ठीक है। जब साला पड़ोसी खुद अंधेरे में है तो अपन चिंता करें क्यों? मैं सही में इनको बहुत राय देना चाहता हूं, ये समझते ही नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी वैसे किसी को आगे बढ़ने दे ही नहीं सकता। आप रास्ते में कार चलाओ, हिंदुस्तानी कोई भी किसी किस्म का पास में चल रहा हो, आप स्वतंत्र गुरु, आप गाड़ी धीरे चलाओ, पास वाला जरूर ये पार्क है क्या? तेज चलाओ, मरेगा साला। ठीक ठाक स्पीड में बराबर चला दो। अपने बाप से रेस लगाता है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारी मान्यता है। हम जो कुछ करते हैं बहुत सोच समझ। आप क्या फोटो खींचना चाहते हो कि नहीं खींचना चाहते हो? हाँ खींच ले भाई, नहीं तो खींचने की एक्टिंग तो कर। आदमी को अपना काम करना आना चाहिए। हमारे देश में ये तो हमारे मंगल प्रभात जी और राज पुरोहित जी तो बहुत बढ़िया एमएलए हैं, बाकी कई एमएलए सिर्फ होने की एक्टिंग ही कर रहे हैं कि वो हैं। लेकिन मंगल प्रभात जी आप बैठे हैं, राज भाई आप बैठे हैं, बहुत बढ़िया। अब वो तो जो हुआ सो हुआ, वो तो ठीक है, हमारी संस्कृति है, ऐसी चीज़ों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। राजस्थान में हमारे ऐसे होता है। हम राजस्थान के जो लोग होते हैं, मारवाड़ी खास, इसमें हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। वो तो ठीक है, हम देखो बहुत अच्छी तरह इसलिए जानते हैं कि हमें बिजनेस सिखा दिया। आप कहते हो, सत्यन जी कहते हैं शंकर केजरीवाल जी से पैसे नहीं मांगते। अरे मांगो उससे जो दे। अगला 15 साल से हमारे लिए तो परोपकार ही कर रहा है। और पूरे देश में केजरीवाल हो तो ऐसा, मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल को, तो कैसा केजरीवाल है? 49 दिन में निपट गया। इनको आगे देख, जब से संस्था बनी अगला अध्यक्ष है। ये होता है केजरीवाल। समझाओ उसको शंकर भाई, समझाए माननीय कागजी जी आप। खैर आप तो कागजी कार्रवाई में यकीन रखते हैं, प्रैक्टिकल होकर समझाओ कभी। आइए बन जाइए, क्योंकि प्रैक्टिकल, देखिए हम प्रैक्टिकल लोग हैं। हमें बचपन में सिखा दिया जाता है कि बिजनेस कैसे किया जाए। हम इतने प्रैक्टिकल लोग हैं। हमारे यहाँ तो आदमी काम ऐसे करता है कि मत पूछिए आप। देखिए आप कहते हैं, मैं हरिओम जी की कविताएं सुन रहा था। कविता में भेड़िया, चूहा, शेर, बिल्ली, गीदड़, अरे कहीं आदमी की भी बात कर लो यार। हर चौथी लाइन में जानवर फंसा हुआ था। अच्छा जानवर भी हमारे राजस्थान का बहुत कमाल का होता है। एक आदमी बीमार पड़ गया, बीमार जी सुनना बहुत जोरदार चीज है।
बीमार पड़ गया तो वो जो है, अरे हाँ हाँ बिल्कुल एकदम आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप देखो तो सही, अभी आप देखो कैसे तड़पते हुए नजर आओगे। उसके बाद एक कविता में कुर्सी मांग ली, नेताओं के खिलाफ बोल रहे थे। मारवाड़ की औलाद तो अभी आके खड़ी हुई है, असली मारवाड़ी आता है तो काम अलग हो जाता है ना। देखो कुर्सी मांगने वाले लोग, क्योंकि आपको टिकट मिला, मैं जानता हूं, मैं अच्छे से जानता हूं, आपने चुनाव नहीं लड़ा, मालूम है जब आदमी को जब हार जाएंगे तो लड़े क्यों, ये समझदारी होती है। मैं ऐसी समझदारी, लेकिन हमारे बहुत से मित्र हैं, तो वो क्या, मालिक बीमार था तो लेटा हुआ था, तो खिड़की के ऊपर उनका पालतू मुर्गा भी था। अच्छा, हमारे यहाँ तो मारवाड़ का मुर्गा भी बहुत कमाल का होता है, सत्यन गुरु बता रहा हूँ। तो बीवी ने कहा कि देखो तुम्हें बुखार बहुत तेज आ रहा है, एक डॉक्टर ने कहा चिकन सूप पिला दूं तो ठीक हो जाओगे। तो मुर्गा वहां से बोला कि मालकिन एक बार क्रॉसिंग देख लो नहीं। भाई जब गोली से काम चल रहा है तो मुर्गे को मारने की क्या जरूरत है पंवार जी, आप मुर्गे के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो यार। ये जो क्रॉसिंग का मतलब बिलावल भुट्टो, उसके ऊपर कोई बात करने की चीज है, उसके ऊपर क्या बात की जाए। मदन मोहन दानिश का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि मायूस नहीं होते लाचार के आगे, और बीमार क्या होना बीमार के आगे। भाई जिसको खुद कुछ पता नहीं है, नहीं समझ में नहीं आवे तो अपने कोई मतलब नहीं है। मैं जिंदगी में नहीं कहूंगा कि ताली बजाओ, मैं ऐसा थोड़ी हूं कि ऐसे करो वैसे करो। आपने सत्यन जी को कहा कि इनकी वो जहां ध्यान दिया वहां ध्यान दिया, ऐसा किया वैसा, आपको क्या तकलीफ है। इस उम्र में ध्यान दिया, तो इस उम्र में आदमी के अवसर खत्म होते हैं, अधिकार थोड़ी खत्म होता है। बताइए आप, है सत्यन जी, मान लो किसी को डायबिटीज हो जाए तो क्या रेस्टोरेंट में बैठ के मेन्यू कार्ड भी नहीं देखे। क्या लेने देना उम्र से, ये तो भावनाओं की बात है। ये हमारी भावनाएं बड़ी प्रबल होनी चाहिए, और हम भावनाओं वाले लोग हैं। अरे आप भी मुजफ्फरपुर से यहां तक आए हो, बिहार से कविता सुनने यहां तक। अरे मैं तो देखो ऐसी चीजों का अपना आप में साहस होना चाहिए। अब मोदी जी के लिए आपने इतनी लंबी कविता पढ़ी, मैं तो एक शब्द में कहता हूँ, एक लाइन में कहो ना। मुझे लगता है आजकल वो उनका एक भाषण की एक लाइन मैंने सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा आज मैं जहां कहीं भी हूं, जो कुछ भी हूं, मेरे पार्टी के बुजुर्ग नेताओं की वजह से हूं, और मेरे पार्टी के बुजुर्ग नेता जहां कहीं भी हैं, बताइए सत्यन जी कुछ करने की आवश्यकता है। ये राजस्थानी आदमी एक लाइन में बात करता है, है राज भाई। और वो भी ये तो एक, मैं जोधपुर का रहने वाला, सिरोही मेरा, नलियाल दोनों ही जगह के लोग बैठे, और एक तो लोढ़ा ही है। ये तो मेरा परिवार है। मेरे को कोई कहता आप मंगल जी के भाई, हमें मना करता ही नहीं। भाई जब फोकट में रिश्तेदारी बन रही हो तो अभिषेक अभिनंदन के साथ एक आध बिल्डिंग तो अपने भी हिस्से में कभी आ ही सकती है। अरे बिल्डिंग नहीं तो फ्लैट ही सही अपना, और क्या लेना देना। क्योंकि राज तो मेरे बहुत पुराने कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं, हम एक ही कॉलेज में रहे हैं। हम ये नहीं कहते हम एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, हम एक ही कॉलेज में रहे हैं। पढ़े लिखे होते तो ये यहाँ नहीं होते और मैं यहाँ नहीं होता। हम एक ही कॉलेज में रहे, तो हम तो उस जगह के लोग हैं जब पैसे की कीमत समझते हैं। ये आए एक बार वहां पे एक स्कूल में, सिरोही जिले के अंदर एक स्कूल के अंदर आए, और एक केमिस्ट्री लैब में चले गए और जेब से 5 रुपए का सिक्का निकाला और एसिड में डाला, और बोला बच्चों बताओ ये सिक्का घुल जाएगा कि वैसा का वैसा रहेगा। बच्चे बोले साहब वैसा का वैसा रहेगा। तो बोले यार कैसे बताया। बोले अगर साहब घुल जाता तो आप अपनी जेब से नहीं निकालते। तो मुझे तो मालूम है कि मिलना किधर से इसलिए ये जयंत मैं सही बात बता रहा हूं। तो हम वो लोग हैं जो एक एक पंक्ति की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं और बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस हमारे जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। हम बिजनेस कहां से कर ले। मेरे चाचा जी, मैं बता दो बहुत कमाल की बात है। अब सुनना कुमार भाई, सत्यन जी, उनकी प्रॉब्लम क्या है बेचारों की, उनके शब्द बाद में निकलते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाता है। ऐसा शब्द थोड़ा ट्रेवल करते हैं तो निकल के लेट आता, एक्सप्रेशन अगले का पहले आ जाता है। तो एक दिन सुबह ही सुबह आया मेरे पास, बोले मैंने कहा क्या, रोटी। अरे मैंने कहा क्या, मोटरसाइकिल। हाँ। तो मैंने कहा तो
बाजार जाब तो मैंने कहा तो एक आदमी दी धोती क्लच में फंस गई, तो मैंने कहा तो फाट गई। मैं क्यों कही, बोले धोती। तो मैंने कहा फिर, बोले उसकी धोती पटी, मैं जाने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। किधर? मैंने कहा क्यों? बोले धोती फटी है, पैसे दे। मैंने कहा कितने की? बोले 70 रुपए की। मैंने 70 दिए। अब मैं जाने लगा, उसने हाथ पकड़ लिया। किधर? कुछ पहले वो जाने लगा, मैंने हाथ पकड़ लिया। ऐसा होता है ना, तो वो मैं जाने लगा, उसने हाथ पकड़ लिया। बोले धोती फटी है, पैसे दे। मैंने 70 रुपए दिए। अब वो जाने लगा, मैंने हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा किधर? बोले क्यों? मैंने कहा पैसे दिए, धोती दे। अगला 700 देके गया। मैंने कहा 700 क्यों? बोले खाली धोती पहनी थी। बोलो मैंने एक बार कहा कि ताली बजाओ। देखो पवार जी, ये यार ऐसे मजे लो आप। कुंवारा आदमी और कर भी क्या सकता है? हाँ, ये तो देखो, हम तो देखो कविता का मतलब है थोड़े कि 3.5 किलोमीटर चलते ही रहो। अपने एक एक लाइन में बात होती है ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और एक पंक्ति की बात जीवन में जिस वाक्य में रस मिल जाए वो कविता है। बाकी देखिए साहब, अगर सचमुच इस देश में कविताओं से कोई बदलाव आता तो कबीर के बाद इस देश में कवि की आवश्यकता ही नहीं होती। हम कविताओं से बदलने वाले लोग हैं नहीं। हम हिंदुस्तानी जन्म में कभी बदले? किसी का बाप हमको बदल नहीं सकता। हम वैसे ही रहेंगे। हम पानी पूरी खाएं और एक्स्ट्रा पानी नहीं मांगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं छोड़ा तो आता। बरजात्या जी, आप फिल्म बनाते हैं, आपकी फिल्म का प्रीमियर हो तो आधे लोग तो पास मांग नहीं आते, टिकट खरीद के कौन नहीं जाता? प्रीमियर के दिन बुला लो ना आप। तो हिंदुस्तान में आदमी कोई बिजनेस करे कैसे? मेरे को, मैं अमेरिका गया, बोले हमने मोबाइल फोन बनाया, तुमने बनाया क्या? मैं जापान गया, बोले हमने सिम कार्ड बनाया, तुमने क्या बनाया? चाइना गया, बना उन्होंने उसमें बैलेंस बना दिया, तुमने क्या बनाया? मैंने कहा मिस्ड कॉल का आविष्कार क्या तेरे बाप ने किया था, बता। ये हमारा आविष्कार, घंटी देके छोड़ दो, अगला टेंशन में करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अरे बढ़िया क्या गौरव शर्मा है, लोग ऐसे हैं। ये हरिओम पवार, घर में आग लग जाए तो अगला फायर ब्रिगेड को भी मिस्ड कॉल देता है। बोले देखेगा तो आएगा, वरना ठीक है, देश जल ही रहा है, घर भी सही। वीरस का कवि है ना अगला, तो मतलब क्या फर्क पड़ता है उसके अंदर? तो ये आनंद की बात है, मैं सही बता रहा हूं। अच्छा, हमारे यहाँ तो क्या भाषा का, राजस्थान का जो मजा, हम तो एक शब्द में कहते हैं। अभी एक भाषा तो आपने सुनी होगी एमएलए साहब की 2 दिन पहले। भाषा का मजा है, ये हमारी भाषा का आनंद बहुत अलग है। हम लोग ऐसे लोग हैं कि हमारे पड़ोस में कोई बच्चा था, वो किसी ने, उसने पड़ोस के घर का कांच तोड़ दिया। अब कांच तोड़ दिया तो जिसका घर का कांच टूटा वो आया बाहर और बच्चे के बाप से बोला क्या कर रहा है? बोले अरे साहब छोड़ो, तो गैलो है। ये जो गैलो, जोधपुर में मंगल साहब ने बोलते हैं ये तो गैलो है। अरे बोले गैलो है तो खुद के घर के क्यों नहीं तोड़ता? बोले इतो गैलो थोड़ी है। आदमी तो आदमी, हमारे यहाँ लोग भी ऐसे हैं। वो एक प्रेमी कोई दुखी हो गया, अच्छा पानी में से भी निकल के आ जाता है। सत्यन जी, एक प्रेमी कोई बेचारे का दिल टूट गया, दुखी हो गया, तो बैठा हुआ नदी के किनारे कंकर फेंक रहा है ऐसे, खड़र खड़र खड़र। थोड़ी देर में एक मेंढक बाहर आ गया मारवाड़ का। अरे बोले थारी वाली के चक्कर में मारी वाली रो मातो क्यों बोड़े? आ गया निकल के बाहर। ये भाषा का मजा, ये आनंद हमारी भाषा का। वो जा रहे थे एक बंदर और तोता प्लेन के अंदर। अब तोता था हमारे राजस्थान का, वो भी जोधपुर साइड का, और बंदर था किसी भी प्रदेश का। सिरोही तो राजस्थान का वेनिस है साहब। वेनिस के अंदर झीलें, हमारे वहां नालियां हैं थोड़ी। राजस्थान का तो कोई भी शहर, उससे सुंदर कोई हो नहीं सकता। आप आदमी को मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। जो हमारे भीतर है वो हमारे भीतर है। तो जा रहे थे तो तोता और बंदर दोनों, अब तोता मारवाड़ का और बंदर खा किसी प्रदेश का। तोते ने घंटी बजाई, एयर होस्टेस आई, बोले व्हाट डू यू वांट? बोले कुछ नहीं, मजा ले। तो बंदर को लगा यार ये मजे, बोले ठीक है अपन भी बजाते थे। बंदर ने भी घंटी बजाई, आई एयर होस्टेस, बोले व्हाट डू यू वांट? बोले कुछ नहीं, मजे ले रहा था। अब उसे आया गुस्सा, उसने तोते और बंदर दोनों को उठा के बाहर फेंक दिया।
तो उड़ते हुए तोते ने गिरते हुए बंदर से पूछा, उड़ जाओ हवे? बोले नहीं। बोले पचे मजा क्यों ले? तो ये हमारी भाषा का आनंद है। तो हमारी भाषा के लिए एक बार आप बताइए कि हमारी भाषा का कैसा कमाल है। ये हम लोग हैं ही ऐसे। कम शब्दों में से चीजें निकालने का जो आर्ट हमारे पास है वो हमारे ही पास, वो हम ही कर सकते हैं। एक शब्द के अंदर कहने की बात आनी चाहिए। पूरे इसके लिए क्यों खराब करना कुछ भी चीज? बचपन से पिताजी ने सिखा दिया। हमारे पिताजी तो बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं। इतने मितव्ययी हैं कि मैं इकलौती औलाद हूं। तो मुझे नहीं मालूम आप क्या अर्थ लगा रहे हैं। मितव्ययी का मतलब एक औलाद को ठीक ठाक पाल पोस के बड़ा कर सकते हैं, तो दूसरी में खर्चा ज्यादा होता है। इसलिए आप इस उम्र में क्या सोचते हैं? हंस रहे हैं ऐसा ताली बजा के। धर्म का काम करते हैं, संस्था का नाम परोपकार, और ऐसी बातें सोचते हैं। अच्छा थोड़ी लगता है जीवन में। और उम्र देखो आपकी है शंकर भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन में सोच जो है आपकी स्वच्छ होनी चाहिए, और सोच सच ना हो तो कुछ भी हो सकता है। अब हमारे यहाँ तो ऐसा ही। अच्छा बंबई में तो हमारी भाषा को और भी मजा है। मैं एड्रेस अभी क्या, मैं आया इधर से कोई दोनों कालबा देवी में, तो एड्रेस नहीं मिलता आसानी से। अब ऑफिस में आना था, हमारे राज्य जी का चुनाव में जिस वक्त, और मंगल भाई के चुनाव में भी जिस वक्त हम आ रहे थे, तो एड्रेस आसानी से नहीं मिलता है। तो किसी को मैंने पूछा भाई एड्रेस किधर? तो कागज हाथ में लिया, यही। हाँ मैंने कहा यही कन्फर्म। अरे मैंने कहा कन्फर्म? बोले अच्छा सबसे पहले सीधी सड़क पकड़ने का। मैंने कहा सड़क पे चलने का कि पकड़ने का? बोले बीच में नहीं बोलने का, सबसे पहले सीधी सड़क पकड़ने का, फिर लेफ्ट मारना। मैंने कहा क्या मारना? बोले लेफ्ट मारना तो मंदिर गिरेगा। मैंने कहा गिरेगा तो जाएगा कैसे? बोले बीच में नहीं बोलने का, लेफ्ट मारेगा तो मंदिर गिरेगा, राइट मारेगा तो मस्जिद गिरेगा। मैंने कहा मंदिर भी गिराएगा, मस्जिद भी गिराएगा, एड्रेस बताएगा कि दंगा कराएगा? हमारी भाषा ही ऐसी है। पूरी दुनिया के अंदर ये सिर्फ बंबई ऐसा शहर है जहां ऑटो वाले हैं ना, और नहीं बजाते, आवाज नहीं देते, साला झगड़ा हो जाए कि किसको देख के कर रहा है भाई। मुड़ना हो तो टांग निकाल देता है। आप जाओ कभी अंधेरी साइड में, टांग निकाल के मुड़ता है आदमी, जगह नहीं मिलती तो। और मेरे यहाँ तो एरिया में खतरनाक लोग है। साइकिल पे एक आदमी हाथ जा रहा था, हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा इसका क्या मतलब? बोले पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। कर लो, क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी। किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो आदमी प्रेम भी करता तो ऐसे ही करता है। क्षमा मांगते हुए कहता हूं, लेकिन ऐसे ही करता है प्रेम। मंजू जी आप तो भटके बैरागी सुनाती है। हमारे यहाँ जो बैरागी है वो तो बहुत समझदार है, वो भटकते ही नहीं है। एक गया लड़की के बाप के पास, लड़का बोले आपकी छोरी से 6 महीने से प्यार करता हूं। बोले इसका सबूत? बोले रुक जाओ 3 महीने और, फिर आप गलत सोच रहे हो। बोले 2-3 महीने बाद लेटर वेटर ला के दे दूंगा, बता दूंगा सबूत। कहते आदमी सोचता गलत है। प्रॉब्लम यही है ना कि इस देश का आदमी सोचता गलत है। कहना क्या चाहता है आदमी, कहता कुछ है। वो एक आदमी मिला मुझे, जिसके होठ जले हुए। अरे मैंने कहा होठ कैसे जल गया? बोले बीवी मायके जा रही थी, रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था, खुशी के मारे इंजन चूम लिया। अब क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? अतुल बैठा हुआ था, निकल गया क्या? हिंदुस्तान में आदमी ऐसे जब जाता है तो यही कहता है। हमारे पिताजी हमसे पूछते थे कहां जा रहा है, हम जवाब देते थे अभी आ रहा हूं। आज तक नहीं बताया कहां जा रहा हूं। पिताजी पूछते थे तेरे को पिक्चर जाना था, तूने पूछा क्यों नहीं? मैंने कहा क्योंकि मुझे जाना था। ये तो इसका कोई है ही नहीं, इसको करने का काम ही नहीं है। और हमारे पिताजी तो वैसे भी पिताजी किस्म के हैं, बहुत खतरनाक पिताजी हैं। पड़ोस एक भिखारी आया, बोला आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दे दी। पचा भी तो सही, यही करेगा क्या? मेरे चाचा जी तो और भी महान है, उनसे कोई अनाथालय के लिए कुछ मांगने आया, इन्होंने 2 औलाद दे दी। शुरुआत करेगा कि नहीं करेगा? कहीं से स्टार्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? ये क्या खानदानी परंपरा। हमारे पिताजी गए। अच्छा वीर रस वालों का एक और कमाल है, मैं आपको बता दूं। हरिओम पवार जी आप तो बहुत संयत कविताएं पढ़ते हैं। वीर रस वाले बाकी आप कुछ कह रहे थे राज भाई से, कुछ काम कराना था। देखो आप मेरठ में नहीं हो रहा तो इनसे आके कराओ। हमारे 2 सक्षम एमएलए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा जब दोनों ही आप अगली बार यहाँ हो तो मंत्री की तरह हो, एमएलए की तरह नहीं हो। हम ये चाहते हैं।
हम ये जरूर चाहेंगे कि हमारा प्रतिनिधित्व हो विधानसभा में और आप लोग हमारी आवाज को बुलंद करें। जयवंती बहन, आप जैसे सीनियर लीडर्स, हालांकि सीनियर्स का तो मैंने बता ही दिया जी, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। हमारा प्रतिनिधित्व अगर हो तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को, और आप लोग जिस तरह से सदन में हमारी आवाज़ उठाएंगे वो हमें बहुत सुख देगा, अच्छा लगेगा। लेकिन मैं था कहाँ इसके पहले? हाँ, क्या था, क्या कह रहा था? कुछ कह तो रहा था मैं। हाँ, वीर रस वाला, बहुत क्या बात है। देखो, श्रोता हो तो ऐसा, ये वीर रस के जो छोटे मोटे कवि होते हैं, रात को भी वीर रस जगता है। चिल्लाया अचानक, अरे मुझे लकवा हो गया, मुझे लकवा हो गया, मुझे लकवा हो गया। बीवी ने लाइट खोली, दी झापड़, पजामे के पायचे में दोनों टांग फंसा ली। अब हो गया लकवा। अबे हिल ही नहीं पा रहा है तो लकवा ही होगा। क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? बढ़िया। हाँ गौरव, तेरे बहुत काम आएंगे जीवन के अंदर। देखो, काम आने वाली चीजें होनी चाहिए। अच्छा, हमको काम तो बचपन ने सिखा दिया ना, काम कैसे किया जाए। हम तो किसी भी आदमी को काम पे लगा सकते हैं। राजस्थानी आदमी को किसी को काम पे, मैंने कहा मैं बगैर किसी को, बिना किसी हिंसा के पूरे देश को काम पे लगा सकता हूं। कुछ मत करो, सामने से एक ऐसा आदमी ढूंढो जिसको आपने जिंदगी में नहीं देखा और जिसने आपको नहीं देखा, उसे नमस्ते करके निकल जाओ। कुणो काम मिला था, 2 घंटे तक अगला काम में बिजी रहेगा। इसे कहता है अहिंसक तरीके से देश को काम पे लगाना। हिंसा करने की जरूरत क्या? देश को काम पे लगा दो, छुट्टी। ये देखो, ये तरीका होना चाहिए, ये तरीका हमें आता है। इसलिए अच्छा, मैं भाषा की बात कर रहा था, भाषा ऐसी बोलते हैं, ट्रेन लेट है। अब इसमें हिंदी का क्या है? खाली है ना। ट्रेन हिंदी का है ना लेट हिंदी का है। हमारी भाषा ही ऐसी होती है। हम लोगों के घर जाते हैं, मैं सत्तन जी के बहुत साल पहले इंदौर में गया था, उन्होंने परिचय कराया कि ये मेरा बड़ा बच्चा, ये मेरे 2 नंबर का बच्चा। मैंने कहा गुरुजी, अकाउंट तो बहुत सुने थे, औलाद पहली बार ही सुन रहा हूं। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं हमें पता नहीं चलता। हमारी भाषा ऐसी है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता। मैं उज्जैन गया, हमारे एक मित्र, क्या देखो अंग्रेजी बोलने में आदमी सोचता सुनना, तो उसका दोस्त का दोस्त गली में से बाहर निकल रहा था। उसने पूछा तू इधर कैसे? अरे बोला नहीं, मैं इधर से निकल रहा था, तुम घर पे थे नहीं, सोचा भाभी जी को टच करता चलूं। लो, अब आप क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? कोई कुछ कर ही नहीं सकता जीवन के अंदर। तो ये हमारी भाषा। अच्छा, हम इतने सतनी टाइम आपके लिए 10 मिनट कितने बचे? ये बहुत टाइम कितना है? 10:15 तक है ना। तो सत्तन जी के लिए 15, हमें सत्तन जी को सुनना है। मैं यकीन मानिए सत्तन जी का बहुत सम्मान करता हूँ, और आज से नहीं, पिछले 35 सालों से जब इतना था मंच पे आया, और हमेशा नई कविता सुनाने वालों और पढ़ने वालों को कहता हूँ, गौरव तुम भी बहुत, तुमको भी मैंने पहले कार्यक्रम से देखा है। अगर हिंदी कविता किस तरह से पढ़ी जाती है, उसका कोई स्कूल देखना हो तो हमें सत्यनारायण सत्तन और बालकवि बैरागी को सुनना चाहिए बैठ के कि कविता ऐसे पढ़ी जाती है। तो उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, और वो मुझे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो हम उन्हें अंत में सुनेंगे। लेकिन जो, अच्छा आप मुझसे बात करते रहे ना, बहुत अनौपचारिक आदमी हूं मैं। जहां से बात होगी वहीं से शुरू हो जाएगी अपनी बात। तो है, आप कुछ कह रहे हैं पवार जी? सीडी लगा रखी है बाहर, तो बोल दो। आपकी सीडी है? कौन बेच रहा है बाहर? पंकज तिवारी। कितने की एक? तो बताओ ना, मैं पूरा अनाउंसमेंट करता हूँ। सेट 500 रुपए का है। तो बहनों और भाइयों, चाहे वो हूर की बच्ची, मोहब्बत दूर से अच्छी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। 2 नंबर की अलमारी का 4 नंबर दबाना, ऊपर बाबर नीचे हमायूं बीच में शेरशाह का पजामा। 500 रुपए आप खर्च कर डालते हैं तंबाकू पे, 500 रुपए आप खर्च कर डालते हैं सिगरेट पे, 500 रुपए आप खर्च कर डालते थे बसों में, 500 रुपए आप खर्च कर डालते हैं अपने कपड़ों पे। 500 रुपए में हरिओम पवार की सीडी लेके जाइए, बाहर लेके जाइए, सबको दीजिए, बांटिए। हरिओम पवार के होने वाले बच्चे आपको दुआएं देंगे। आगे बोलना बच्चे हो तो 500 रुपए की एक सीडी है, एक पूरा सीडी का सेट है। बाहर सिर्फ 18 सेट बचे हैं। जाके कुश्ती करिए, जो जीतेगा वो ले जाएगा। नहीं नहीं, ये आप जरूर सीडी खरीदिए, उनसे गरीब बच्चों का भला होगा। आज हरिओम पवार जी जो भी अपना पैसा लेके जाते हैं वो गरीब बच्चों को भला करते हैं उनका। देखो, ये व्यापार हमें आता है।
आप तो सीढ़ी बना के बैठ गए, बैठेगा कौन? बेचने वाले तो हम है ना। देखो ये व्यापार सीखो। हमारे मोहल्ले में एक ने साड़ी की दुकान खोली, अगले ने इतनी बारीक बात कर दी कि समझ में आ गई तो आपको मजा आ जाएगा। मुझे देख के बोला, भाई साहब भाभी जी के लिए साड़ी चाहिए या कोई ढंग की दिखाऊं? ये माल बेचना आता है हमें। हाँ, माल बेचना तो आना चाहिए ना हमें। हम तो किसी को बेच दे, हम आदमी को बेच दें, और हमें कोई फंसा ले, उस रात पैदा नहीं हुए। मैं बैंगलोर से आ रहा था, ऊपर एक लेटा हुआ था ट्रेन में, नीचे दो चाचा भतीजा आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा ट्रेन की चेन खींच दे, वो बोले रुक जाएगी। बोले यही तो चेक करना है, रुकती है कि नहीं। तो सुनना, रुकती है कि नहीं। तो बोले नहीं नहीं यार, अब मैं नहीं खींचूंगा, साला उसने लिखा हुआ है 500 रुपये जुर्माना और अपने पास खाली 300 रुपये। उसने जेब चेक की, बोले 200 रुपये मेरे पास हैं, खींच ले, होगी जो देखी जाएगी। खींच ली साहब, ट्रेन रुक गई। वो तो गार्ड को पता चलता है। वैक्यूम आया डब्बे में, बोले किसने खींची? इशारा कर दिया मेरी तरफ। अब अपन मारवाड़ की माटी के लोग फंस जाए, उस रात पैदा नहीं हुए। मुझे उतारा, बोले खींची। मैंने कहा यस सर खींची। बोले क्यों? मैंने कहा लूट लिया सालों ने, 300 इसके पास है, 200 इसके पास है। तो 300 और 200 मिला के 500 रुपए की सीढ़ी हरिओम पवार की लेके जाइए। इनके बच्चे दुआएं देंगे जो अभी तक हुए नहीं है। तो मित्रों, ये आनंद की बातें हैं। मुझे लोग हैं, आज कमीशन बनता है मेरा, बिल्कुल कमीशन लूंगा। देखिए आप, देशभक्त आदमी दूसरों को कमीशन बांट रहा है। ये हमारे देश की पीड़ा है। 2 पैग लगा के आदमी शराबबंदी पे भाषण देता है। ये हमारे देश की पीड़ा है, मैं बता रहा हूं आपको। हमारे देश की समस्या यही है। हम चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन स्वयं में न हो। मैं बहुत गंभीर बातें करता हूं मित्रों। ये जो मैं कर रहा हूं, ये तो मैं अगले कई घंटे तक कर सकता हूं। ये इसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता हूं, और आपने बहुत प्यार दिया, मुझे वहां पहुंचा दिया, इतना बड़ा स्टार बना दिया। लेकिन यकीन मानिए, लोग मुझे कहते हैं कि आप देश की बड़ी बातें करते हैं, आप खुद क्या करते हैं? पैसे लेके काम करते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक है, पैसे लेके काम करता हूं, लेकिन अपने आप से एक वादा किया हुआ है मैंने कहा मैं कोई भी ऐसा कार्यक्रम टेलीविजन पे नहीं करूंगा जिसके लिए मुझे मेरी बेटी को यह कहना पड़े कि इसे मत देखना। और मुझे गर्व है कि मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं। मित्रों, आप हास्य के नाम पे टेलीविजन पे इतनी फूहड़ता आ गई है, जहां पे मैं कुछ कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे शर्म आती है। एक ऐसी दादी जो हर व्यक्ति को चूमना चाहती है, एक ऐसी बुआ जो शादी के लिए बेताब है, एक पति जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं जिसमें एक बेटा हर बात पे अपने बाप के पांव छूता है, एक पोता अपने दादा का सम्मान करता है। एक ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं जहां सिख भी है, वहां हिंदू भी है, वहां गुजराती भी है, वहां राजस्थानी भी है, और हम बाद में अभिवादन पे जय जिनेंद्र बोलते हैं। ये हमें अच्छा लगता है, हमें महसूस होता है कि हम उस एक कार्यक्रम में काम करते हैं जो देश को आगे बढ़ाता है। हम देश को संस्कृति दे रहे हैं, और ईश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया, और आप लोगों के प्यार की वजह से वो दुनिया का दिस इज लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी डेली शो ऑफ द वर्ल्ड। और ये सिर्फ आपके प्यार के बदौलत ही है। फूहड़ता के बिना भी हास्य पैदा हो सकता है। इसका एक उदाहरण हमारे कार्यक्रम ने पूरी दुनिया को दिया। वरना अश्लीलता और फूहड़ता ने जिस तरह से कब्जा कर लिया है। नित्यानंद तुषार एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि हमें बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। और रहा सहा आपके बच्चों के अगर कुछ नहीं बचे, आप आज के बच्चों को पूछिए, आप उनको को 36 रुपए ला, 36 मीन्स जी करेगा जूते निकाल के बताऊं, गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भाव होना चाहिए। और वो ऊपर से ये फेसबुक और व्हाट्सएप, आप कल्पना करो, ये फेसबुक तो ऐसी चीज है। फेसबुक पे कोई, आप जैसे कल्पना करो, जैसे मंजू दीक्षित है, इन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट पे कमेंट डाल दिया। जैसे मान लीजिए, जैसे आज ये होटल से यहाँ पे इनको आना हो, एक कमेंट डाल दिया कि आज मैं होटल से कार्यक्रम स्थल तक पैदल आई। तो अब नीचे कमेंट देखना लोगों के, ओ हाउ स्वीट, कितनी अच्छी हैं आप, कितना बढ़िया, आप कितना सोचती हैं। अब यही कमेंट हरिओम पवार डाल दे, मैं होटल से यहां तक पैदल आया, तो थोड़ा चला भी करो, पेट कम होगा। ये हमारे भाव ऐसे। बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चा पी रहा था सिगरेट, पिताजी आया जेब में डाल दी खट से। अब पिताजी आया, सिगरेट पी रहा था, बोले नहीं, तो बोले धुआं कहां से निकल रहा है? बोले बात ही आपने दिल जलाने वाली बोली है।
तो ये जीवन है। लेकिन जो पवार जी ने जो विषय कहा, मैं उसमें सिर्फ अपनी एक पंक्ति कहना चाहता हूं। मैंने इससे बेहतर कुछ लिखा नहीं, सिर्फ एक पंक्ति की बात पवार जी ने कहा, उस पर हमें सोचना चाहिए। इस देश का कोई युवा जब सीमाओं पर शहीद होता है तो मैंने सिर्फ एक पंक्ति की कविता लिखी कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी, मैं तो बस इतना जानू वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। और इस देश को भाषाएं बदलनी होंगी राज भाई, देश को भाषाएं बदलनी होगी। कविताओं से इस देश में बदलाव नहीं आएगा। फोन गिफ्ट किया है या फोन खो गया तो मिल गया? क्या बात है। एक अंधेरी से आया है, टैक्सी से वापस आया है। ये मुंबई की ईमानदारी है। सलाम करते हैं मुंबई को। लेकिन आप अगले ये देखिए, ये हमारी ईमानदारी है। हमें हाँ मिल गया। और कुछ कंप्लेंट क्या पुलिस को लिखी थी? तो फिर तो कभी नहीं मिलता। नहीं आएगा, आएगा। देखिए मैं यकीन मानिए। अच्छा हाँ देखो और बोलो। हाँ बताओ। नहीं बातचीत हो जाए पूरी। चलिए कोई बात। भावुक आदमी होता है, भारतीय आदमी भावुक होता है, बहुत भावुक होता है भारतीय आदमी। और अपनी राय देना जरूर, उसको राय देनी होती है। 2 मिनट खा गया। नहीं 2 मिनट पे तो क्या है, तो भारतीय आदमी है, उसको समय का मालूम है, अपने पास बहुत है। हिंदुस्तान में टाइम की क्या कमी है? जिसके पास है टाइम ही तो है। अखबार पढ़ते हुए जिसका आदमी का जिंदगी में पासपोर्ट नहीं बना, ये ओबामा गया। मैं तू जिंदगी में अमेरिका तूने देखा भी है? ये ओबामा आदमी तो आदमी। हमारे जोधपुर में एक आदमी तोता बेच रहा था, तोते की कीमत 20,000 रुपये। हमारी भाषा का आनंद देखना। तो किसी ने आगे कहा 20,000 रुपये का तोता। बोला कमाल का तोता है साहब, एक टांग उठाओ हिंदी बोलता है, दूसरी टांग उठाओ अंग्रेजी बोलता है। तो उसने कहा चेक कर लो। एक ने एक टांग उठाई, नमस्ते कैसे हैं आप, दूसरी टांग उठाई, हेलो हाउ आर यू। कोई पहुंच गया तीसरा, उसने कहा चेक तो करें। उनको पता ही नहीं तोता जोधपुर का, दोनों टांगे उठा ली। अरे तोता बोला गेल छप्पा पटके ला गई। ये जो आनंद। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं मित्रों, जो हरिओम पवार ने कहा है, जो हम सब कहते हैं। मेरे को कई बार लोग कहते हैं कि शैलेश जी आप खड़े होकर देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलते। मैंने कहा मैं नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोलता कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थक हूं। मैं इसलिए नहीं बोलता कि आपको और मुझे कोई अधिकार नहीं है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलें। कोई भी अधिकार नहीं है। देश में राजनीति को गालियां देने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको और मुझे क्या अधिकार है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का? अगर रास्ते में हमारी गाड़ी में हम जाते हैं और हमारे पास कागज नहीं होते, हम पुलिस वाले को 200 रुपए देकर छूट के जाना चाहते हैं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? ट्रेन में मैं जाता हूं, मेरे पास सीट नहीं होती, मैं 500 रुपए देके सीट पे सो के जाना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं टोल टैक्स के नाके पे ये कोशिश करता हूं कि किस तरह से 60 रुपए बचाऊं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मेरे नंबर कम आते हैं, मैं टीचर के घर जाता हूं और कहता हूं कि नंबर बढ़ा दीजिए, मिठाई का डब्बा ले लीजिए, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? जब मेरी बैलेंस शीट बनती है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहता हूं कि पैसे कहां बचाऊं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? रास्ते में कोई किसी महिला को छेड़ दे तो मैं रुक के देखता भी नहीं कि कौन तकलीफ में है, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं इतनी जल्दी में होता हूं, किसी बुजुर्ग को रास्ते का पार नहीं कराता, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? घर में बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार फंसा के उसे धीरे करना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? कोई अधिकार नहीं है आपको और मुझे। 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं। मुल्क का भ्रष्टाचार तब कहीं जाके समाप्त होगा। लेकिन इस मुल्क में सच बोलने की आवश्यकता है। मैं सत्तन जी की भूमिका में खड़ा हूं, फिर उन्हें बुलाना चाहता हूं। वो जो व्यक्ति सच बोलता है और कई वर्षों से बोलता है, सच बोलने की आवश्यकता इसी मुल्क में। सुनना राज भाई, जयवंती बहन आपको कहता हूं, शंकर जी सच बोलने की आवश्यकता, कैलाश जी आप भी बैठे हुए, सच बोलने की आवश्यकता इसी मुल्क में है। कैसा देश है साहब, कमाल का देश है, अद्भुत देश है। हमारे यहां इस देश के अंदर विद्या बालन जी की शादी हुई, मेहंदी का कार्यक्रम 1 घंटे। अर्पिता की शादी हुई, मीडिया के ऊपर। मैं नहीं कहता कि नहीं चलाइए, जरूर दिखाइए। मुझे आपकी शादी के मेहंदी के कार्यक्रमों से कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरी इंडस्ट्री के लोग हैं। लेकिन जिस देश में फिल्मी हीरोइन की शादियों की मेहंदी को तो इतनी तवज्जो दी जाती है, लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल जब न पूछा जाए, तब इस देश में सच बोलने की आवश्यकता है। अद्भुत देश है साहब। अमेरिका के एयरपोर्ट पर शाहरुख खान साहब को रोक लिया जाए जांच करने के लिए, तो देश के केंद्रीय मंत्री बयान पे बयान देने लगते हैं कि देश की अस्मिता का सवाल हो गया।
लेकिन वो कलाम साहब जिन्होंने जुल्फ की एक झटके से देश की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक परमाणु बम बनाया, उन्हें इस देश की राजधानी में न केवल रोका गया, पूछताछ की गई और देश के मंत्रियों के कानों पे जूं नहीं रहेंगी, तब सच बोलने की आवश्यकता है। अद्भुत देश है जहां गेहूं और चावल न होने से किसान आत्महत्या करते हैं और सिम कार्ड मुफ्त में बांटे जाते हैं। कैसा देश है साहब ये। और आप और मैं आपसे, हम वो लोग हैं, हम सिर्फ गालियां देना चाहते हैं। हम वो लोग हैं जो चाय की थड़ी पे बैठ के अखबार पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है लोग बच्चों से काम करवाते हैं और हम कहते हैं कि बाल मजदूरी कराने वालों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ये छोटू 3 चाय ला, ये हमारा सच है। तब गोविंद दास जी की सिर्फ एक पंक्ति मुझे याद आती है कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। लेकिन ये हिंदुस्तान है साहब, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये हिंदुस्तान की ताकत है। मुझे गर्व है मेरे देश पे। आपका पड़ोसी देश आपके देश में कितनी भी बदमाशियां क्यों ना करे, कितने भी आतंकवादी क्यों ना भेजे, लेकिन जब वहां मासूम जानों का कत्ल होता है ना, तो मेरी देश की हर आंख से आंसू बहते हैं। ये मेरा देश है, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरा देश है। पेशावर में जो हुआ वो पूरी मानवता के लिए एक कालिक है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, और जो बच्चों पे गोलियां चला दें वो तो इंसान ही नहीं होता। क्या गुजरी होगी उस मां पे जिसके बच्चे ने सुबह यह कहा होगा कि मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता, और वो शाम को लौट के नहीं आया। आतंकवाद का कोई देश नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, जहां कहीं भी है वो मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर कोई हम पे वार करे और हम चुप रहे तो सिर्फ 2 पंक्तियां कह के मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जो मेरी अपनी भाषा, ये मेरा विषय नहीं है, यारियों पवार जी का विषय है, लेकिन आपको समर्पित करता हूं। राज भाई आपको समर्पित करता हूं, जयवंती बहन, कि हमारी भाषा क्या होनी चाहिए। शंकर भाई के सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। कोई आता है और हम पे हमला करके चला जाता है और हम मौन रहते हैं। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। और मैं एक ऐसे व्यक्ति को आपके समक्ष बुलाना चाहता हूं जिसने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मर्दानगी के साथ, पूरे तेवर के साथ, पूरे जोर के साथ पिछले 50 वर्षों से हिंदी कविता की अलख मंचों पे जगह रखी है। वो जब जाके बोलते हैं तो लोग कहते हैं कुछ देर और बोले, ये कुछ देर और बोले। उदय प्रताप जी कहते हैं कि ये न समझो कि गीत लिखने की मुझे आदत पड़ गई है या विरह में गुनगुनाने की लत पड़ गई है। सत्यनारायण सत्तन लिखे तो ये समझो कि देश को कवि की जरूरत पड़ गई है। जोरदार तालियां।